हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे और बढ़िया अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत अपन अगला टॉपिक पढ़ने वाले थे, आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधार। 19वां टॉपिक है। जैसा कि पीछे अपन ने पढ़ा था 1857 की क्रांति। तो मित्रों, 1857 की क्रांति से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 1857 जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर कौन था, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताएं मित्रों। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक का। तो मित्रों, मैं एक बात और बताना चाहता था कि जिस प्रकार से लॉकडाउन का दौर चल रहा है भारत में, तो उस लॉकडाउन के दौर में हज़ारों यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे 10वीं पास लड़का है उसने भी यूट्यूब चैनल खोल रखा है और रीड का ज्ञान बांट रहा है। तो उसमें और अपने जो ओरिजिनल चैनल है उसमें आपको जो अंतर चेक करना है वो आपको करना है। देखिए कौन सा अपने लिए फ़ायदेमंद है, कौन सा आपने को नहीं सुनना है। देखिए मित्रों, हज़ारों तरह के भ्रामक चैनल जो बना दिए गए हैं, तो अपने को एक अच्छे चैनल की खोज करते हुए उसकी तैयारी करनी है, रीड की अपने को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक है अपना भारतीय समाज को प्राचीन काल से ही बहुत उन्नत संस्कृति विरासत में प्राप्त हुई। देखिए, उन्नत संस्कृति भारत के जो प्राचीन काल से ही इनको विरासत में प्राप्त हुई है। यद्यपि इसको बनाए रखने के निरंतर प्रयास होते रहे हैं, फिर भी कतिपय कारणों से समाज में रूढ़ियों ने स्थान बना लिया। देखिए, भारत की जो संस्कृति, अपन वैदिक काल से बात करें तो भी उस प्रकार की संस्कृति थी जो निरंतर चलती आ रही थी। इसके बावजूद, इतनी अच्छी संस्कृति होने के बावजूद भी इनमें कई तरह की जो है सामाजिक रूढ़ियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ पैदा हो गई थी और उनमें दोष पैदा हो गए। किंतु उनके समाधान के लिए भी समाज जागृत रहा। समय समय पर उसमें व्याप्त रूढ़ियों को दूर करने के प्रयास भी होते रहे। लगभग 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के तत्कालिक समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के लिए प्रयास किए गए, तो बाद में भक्तिकालीन संतों ने मध्यकाल में प्रचलित कर्म कांडों के विरुद्ध समाज में अलख जगाई। तो इसमें कोई नोट करने वाली बात नहीं है मित्रों, ये अपने विरासत की बात कर रहा है, जिस प्रकार से अपने किस प्रकार से किन्होंने क्या कार्य किया। आगे 19वीं सदी में भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था तथा पाश्चात्य शिक्षा व दर्शन का प्रसार हो रहा था। देखिए, जिस प्रकार अपने अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हो जाने के बाद में अंग्रेजों ने अपनी संस्कृति का प्रसार करने के लिए कई सारे कार्य किए थे उन्होंने। तो जिस समय अंग्रेजी जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार हो रहा था, उस समय भारत में सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध जैसी कुरीतियाँ प्रचलित थी। देखिए, सती प्रथा जो थी वो थी, देखिए, किसी पति की मृत्यु हो जाने के बाद में उसकी पत्नी को उसकी सीता के साथ जला देना, ये थी सती प्रथा। या फिर पत्नी खुद जल जाती थी या फिर उसको दबाव से जलाया जाता था। और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध जैसी कुरीतियाँ प्रचलित थी। अंग्रेजों ने इन कुरीतियों के बहाने संपूर्ण भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की आलोचना प्रारंभ कर दी। देखिए, भारतीय संस्कृति जितनी अच्छी थी, उनमें कुछ कुरीतियाँ थी। उन कुरीतियों को जो अंग्रेजों ने आगे लेकर उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी। अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों की अच्छाइयाँ देखने की जगह मात्र बुराइयों को उजागर करने पर जोर दिया। कुछ भारतीय पढ़े लिखे नवयुवक भी इनकी देखा देखी समाज में बुराइयां देखने लगे, जिससे भारतीय समाज में चिंता व्याप्त हो गई। देखिए, जब तक अंग्रेज इनकी बुराइयां करते थे तब तक तो ठीक था, लेकिन भारत के जो पढ़े लिखे जो एजुकेटेड वर्ग था वो भी इनके देखा देखी, जिस प्रकार से अंग्रेजी इनकी आलोचना करते थे उसी प्रकार ये भी उनकी आलोचना करने लगे। तो ये एक समाज में मतलब जो टेंशन पैदा हो गई। ऐसे समय में भारतीय प्रबुद्ध वर्ग ने, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। इन लोगों ने प्राचीन वैदिक साहित्य
का अध्ययन करके समाज को ये बताया कि उनकी सभ्यता एवं संस्कृति श्रेष्ठ हैं तथा जिन कुरीतियों के कारण समाज व धर्म की आलोचना हो रही है उन कुरीतियों का प्राचीन धर्म व साहित्य में कोई आधार व अस्तित्व नहीं है। देखिए, उन्होंने अपनी जो संस्कृति को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया और लोगों को उनके प्रति वो अपनाने के लिए प्रेरित किया। और ये कुरीतियाँ कालांतर में अज्ञानतावश व कभी परिस्थितिवश प्रचलित हो गई थी, इन्हें दूर किया जाना भी आवश्यक था। देखिए, ये जो कुरीतियाँ थी समाज में, इन कुरीतियों को पहले की ज़माने में जैसे वैदिक काल की बात करें तो उनमें ये कोई स्थान नहीं था इनका, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे ये कहीं क्या पता कहाँ से भी ये टपक पड़ी, तो इनको दूर करना भी लाजमी था। इन समाज सुधारकों में से कुछ ने सरकार को प्रेरित किया तथा वह कानून निर्माण कर लोगों को इन कुरीतियों का पालन करने से रोके, मतलब समाज को इस प्रकार से प्रेरित किया कि आप लोगों को ऐसे कानून बनाकर इनको रोकने का प्रयास कीजिए। वहीं कुछ समाज सुधारकों का मानना था कि लोगों को समझाकर ही इन कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। देखिए, कुछ का मानना था कि सरकार को इसके लिए कानून बनाना चाहिए और कुछ समाज सुधारक ये भी मानते थे कि लोग समझा बुझा कर इनको दूर कर लेंगे। इस तरह आधुनिक भारत में अनेक महापुरुषों ने समाज सुधार के प्रयास किए। इनमें से कुछ महापुरुषों का योगदान का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। देखिए, इतने पैराग्राफ में कोई लिखने लायक कोई बिंदु नहीं है, ये अपने को पृष्ठभूमि भूमिका बांधने की प्रयास किया है। इस टॉपिक का जो मुख्य पृष्ठभूमि थी ये बताने का प्रयास किया है। अब है समाज के प्रमुख समाज सुधारक। देखिए, कोई मित्र कहता है कि अपन आरबीएससी की किताबें पढ़े, एक पेज पढ़ने के बाद में एक नाम मतलब एक काम का आता है। मैं आपको उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर इतने एक पेज से मैं कहूँगा कि एक वर्ड आपको मिल रहा है ना, वो आपको लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है। आपको वो जो फैक्ट मिलेगा उसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किस प्रकार से वो आया, क्यों उसको, वो कभी आप अंदाज से भी सही करोगे। जैसे वो पढ़ा हुआ भी नहीं है, इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, अगर वो आपके पढ़ा हुआ नहीं है तो आप अंदाज से सही कर सकते हो। इन किताबों का अध्ययन किया है पूरा गहराई से तो आप उसको अंदाज से सही कर पाओगे, ये इसका फर्क होता है। तो आप इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और गाइड में जिस प्रकार से अपन फैक्ट टू फैक्ट पढ़ेंगे तो आपके वो पढ़ा हुआ है तो ही आप सही कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। देखिए, पहले समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। बंगाल में 19वीं सदी में जो समाज सुधारक की लहर उठी उसे पुनर्जागरण का नाम दिया गया। देखिए, 19वीं सदी में जो समाज में सुधार करने का जो एक प्रकार से लहर उठी थी उसका नाम दिया गया था पुनर्जागरण। 19वीं सदी के शुरुआती समय में बंगाल में एक बड़ी भीषण प्रथा का प्रचलन था। बंगाल के लोग इसे सती प्रथा कहकर प्रतिष्ठित करने लगे। देखिए, बंगाल में एक प्रकार से सती प्रथा का जो, हालांकि ये पूरे भारत में प्रचलित थी, लेकिन बंगाल में एक जोर शोर से इसका जो प्रसार हो रहा था, लोग इनको सती प्रथा भी कहते थे। सती प्रथा की चर्चा प्राचीन काल में यदा कदा होती थी। मध्यकाल में इसका प्रचलन कुछ ज़्यादा बढ़ गया और 19वीं सदी में बंगाल में इसने इतना विभत्स रूप ले लिया कि कुलीन परिवारों में, यानी जो बड़े परिवार थे, कुलीन परिवारों में जोर जबरदस्ती से सती प्रथा के नाम पर नई विधवा की आहुति दी जाती थी। ये बड़ी विकराल परिस्थिति थी जिसे लोग प्रथा की आड़ में पालन किया करते थे। देखिए, किसी की पति की मृत्यु हो जाने के बाद में उसकी चिता के ऊपर उसकी पत्नी को जला देना, ये होती थी सती प्रथा, और इसको लोग प्रथा का नाम देते थे, है ना, पुराना ये रीति रिवाज है, इसको तो करना ही पड़ेगा, इस नाम से उसको जोर से उसके साथ जलाने लगे। तो इन्होंने एक बड़ा विकराल रूप ले लिया था इस प्रथा ने। और आगे इस कुरीति के खिलाफ कलकत्ता के राजा राम मोहन राय ने एक मुहिम छेड़ी। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के राधानगर में एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में हुआ। देखिए, यहाँ पर ये फैक्ट आया है कि राजा राम का जो जन्म है वो जन्म बंगाल के राधानगर में एक जमींदार ब्राह्मण के परिवार में हुआ। इन्होंने कई भाषाओं तथा वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया
तथा वैदिक ग्रंथों को साधारण भाषा में अनुवाद किया। ये ब्राह्मण परिवार से थे चूंकि, तो इन्होंने वेदों का अध्ययन किया और वेदों को सामान्य भाषा में उसका ट्रांसलेट किया गया, उसका अनुवाद किया। राजा राम मोहन राय ने भारत के धर्म ग्रंथों का विश्लेषण करके ये बताया कि कहीं भी ये नहीं कहा गया कि स्त्री को अपने पति की मौत पर अपने आप आग में झोंक देना चाहिए। देखिए, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि अपनी पत्नी, और वेदों में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि अपनी पति की सीता के साथ पत्नी को झोंक देना चाहिए। और अपनी मर्जी से कौन पड़ेगा, सीता के अंदर तो कौन जलना चाहेगा नहीं। राजा राम मोहन राय ने अपनी बातों के आधार पर अंग्रेजी शासन को भी सहमत होने पर बाध्य किया। उन्होंने अंग्रेजी शासन को भी इसके लिए बाध्य कर दिया। सन 1828 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रह्म सभा का गठन किया। देखिए, 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा का गठन किया। अगले साल इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज रखा गया, यानी 1829 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, ब्रह्म समाज रख दिया गया। ये नोट करने लायक है। ब्रह्म समाज के दबाव में आकर अंत में सरकार 1829 में एक कानून बनाया जिससे सती प्रथा का समर्थन करने वाले लोगों को सजा देने का प्रावधान रखा गया। जो लोग स्त्री को सती करने में मदद करते हैं उन्हें भी सख्त सजा दी जाने लगी और ये प्रथा तेजी से ये कुरीति समाज से खत्म होने लगी। देखो, 1829 में सती प्रथा विरोधी जो कानून बनाया गया और जिससे ये समाज में कुरीति जल्दी से खत्म होने लगी। और अगले समाज सुधारक है ईश्वर चंद विद्यासागर। अगले समाज सुधारक हैं सैयद अहमद खां का जन्म दिल्ली में 1817 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण आजीविका हेतु इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर ली। मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन को देखकर अहमद खां ने अपने समाज को आधुनिक तरीके से शिक्षित करने तथा आगे बढ़ने की मुहिम चलाई। ये चाहते थे कि मुसलमान अपनी सदियों पुरानी रूढ़िवादिता और मानसिकता को त्याग कर नई शिक्षा प्रणाली के तहत आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें। देखिए, सैयद अहमद खां का जन्म दिल्ली में 1817 में हुआ था। उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया था। इसी उद्देश्य से पहले उन्होंने दिल्ली में एक स्कूल खोला। फिर 1875 में दिल्ली के पास अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। दिल्ली में अलीगढ़ में इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की थी। ये कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। देखिए, अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना करने वाले सैयद अहमद खां ही थे। मुसलमानों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का श्रेय सैयद अहमद खां को जाता है। सैयद अहमद खां ने प्रारंभ में कौमी एकता पर बल देते हुए कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आंखें हैं। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की। देखिए, इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की और उनका देहांत 1898 में हो गया था। 1898 में इनका देहांत हो गया और 1875 में इन्होंने अलीगढ़ जो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ये कुछ फैक्ट है दो तीन की इसके। और अगले जो समाज सुधारक में प्रमुख नाम आता है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ। इनके बचपन का मूल नाम मूल शंकर था। 14 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर मथुरा में स्वामी व्रजानंद से ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को सही तरह से समझने की बात उठाई। उनका
और उनके अनुयायियों का मानना था कि यदि वेदों का सार सही तरह से समझ में आ जाए तो हिंदुस्तान की समस्याओं का हल निकल जाएगा। देखिए, इन्होंने वेदों की ओर बढ़ने का जो नारा दिया था, इनका ये मानना था कि अगर भारतीय समाज को वेदों का ज्ञान समझ में आ जाए तो भारत में जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ जो फैली हुई हैं उन कुरीतियों को आसानी से मिटाया जा सकता है। देखिए, दयानंद सरस्वती कहा करते थे कि सत्य ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए तत्पर रहना चाहिए। देखिए, कथन और कारण में कई बार जो कथनों के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए तत्पर रहना चाहिए। सबसे प्रेम पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। अविद्या का नाश तथा विद्या का विकास करना चाहिए। वे विदेशी दासता को अभिशाप मानते थे। उन्होंने सर्वप्रथम सर्वधर्म, स्वदेश तथा स्वभाषा शब्दों का प्रयोग किया। देखिए, ये इनका मानना था कि विदेशी दासता नहीं रहने चाहिए। स्वधर्म यानी खुद के धर्म और खुद का देश के प्रति प्रेम और स्वभाषा का प्रयोग करना चाहिए। उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक यत्न किए। आर्य समाज की महत्वपूर्ण उपलब्धियां स्त्रियों तथा दलितों को वेद अध्ययन का अधिकार दिलाना, बाल विद्या का विरोध करना तथा बाल विवाह का विरोध करना तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना आदि था। देखिए, जिस प्रकार से अपन दलित समाज की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती से पहले दलित समाज है वो वेदों का ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता था। इनको वेदों का ज्ञान जो अधिकार दिलाने का जो श्रेय इनको ही जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को। और बाल विवाह का भी इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने आर्य गुरुकुल तथा DAV स्कूल आज भी शिक्षा के प्रसार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनके जो आर्य गुरुकुल है, DAV स्कूल है, ये आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में भी आर्य समाज के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन जिस प्रकार से समाज से कुरीतियाँ हटाने का जो आंदोलन छेड़ा गया था, भारत में जो समाज सुधार का जो आंदोलन छेड़े गए थे, उसमें इनके आर्य समाज के लोगों की बहुत बड़ी जो हाथ रहा है, योगदान रहा है। अगले समाज सुधार में प्रमुख नाम आता है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी के अंतिम दशक में बंगाल में विवेकानंद का नाम बहुत जाना जाने लगा। विवेकानंद का जन्म बंगाल के कलकत्ता में 12 जनवरी जो 1863 को हुआ था। देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और बंगाल के कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 और 12 जनवरी को जो युवा दिवस भी मनाया जाता है वो इनके ही उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। इन्होंने अंग्रेजी कॉलेज से BA किया। ये पाश्चात्य बुद्धिवाद से प्रभावित थे, किंतु इनको आध्यात्मिक शांति नहीं मिली। तत्पश्चात इन्होंने रामकृष्ण परमहंस को गुरु बनाया और उनसे वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। देखिए, इन्होंने जो अंग्रेजी कॉलेज से BA किया था और पाश्चात्य बुद्धिवाद जिस प्रकार से अंग्रेजी अपना ज्ञान बांट रहे थे, अंग्रेज लोग, उनसे ये बहुत प्रभावित थे। मतलब उनका ये विरोध करने में बहुत ऐसे इनके मन में कुंठा पैदा होती थी, किंतु इन्होंने आध्यात्मिक शांति नहीं मिली। इनसे ये मतलब अंग्रेजी ज्ञान प्राप्त करने से इनकी आध्यात्मिक जो शक्ति थी, इनकी जो आध्यात्मिक जिज्ञासा थी, वो इनकी शांत नहीं हुई। तो इन्होंने क्या किया? स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बना लिया और उनसे वेदांत ज्ञान प्राप्त किया, यानी वेदों का ज्ञान प्राप्त किया उनसे। रामकृष्ण परमहंस ने इनको विविदिशानंद नाम दिया। क्या नाम दिया? विविदिशानंद। देखिए, ये नाम याद रखने लायक है, विविदिशानंद, जो रामकृष्ण परमहंस ने नाम दिया था इनका। बाद में राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा के कहने पर इन्होंने विवेकानंद नाम अपना लिया। देखिए, कई बार पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद का जो नाम है, बचपन में इनका नाम नरेंद्र दत्त था और विवेकानंद नाम किसने दिया? तो विवेकानंद नाम दिया था उस समय खेतड़ी के महाराजा के यहाँ ये आए थे, तो वहाँ पर इन्होंने इनका नाम विवेकानंद रखा था और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इसका नाम रखा था विविदिशानंद।
और विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया और ये सितंबर 1893 में की बात है। विवेकानंद ने दुनिया भर के धार्मिक विद्वानों को इस सभा के 2 दिनों तक हिंदू धर्म के बारे में बताया और सभी लोग उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और मूल रूप से विवेकानंद ने हिंदू धर्म की व्यापकता और विशालता की सारी दुनिया का संदेश दिया। देखिए, जो ये सितंबर 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर भारत से प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद गए थे और स्वामी विवेकानंद ने भारत के हिंदू धर्म का जो ज्ञान बटोरा, वहाँ पर जो हिंदू धर्म के बारे में शिकागो धर्म सम्मेलन में बताया गया, जिससे दुनिया भर के लोग इनसे प्रभावित हुए थे और इनकी जो हिंदू धर्म की व्यापकता का इन्होंने बहुत अच्छे से व्याख्या करके उनको प्रभावित किया। विवेकानंद भारत की गरीबी और दरिद्रता से दुखी थे। उनका मानना था कि दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। विवेकानंद समाज से गरीबी तथा छुआछूत समाप्त करना चाहते थे। इन्होंने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है, न ही धार्मिक सिद्धांतों में। देखिए, इनका मानना था भारत के अंदर जो गरीबी पैदा थी, उनसे ये बहुत दुखी हुआ करते थे और इनका ये मानना था कि दीन दुखियों की सेवा करना ही सच्ची ईश्वर सेवा है और धर्म कोई मनुष्य के भीतर निहित देवता का विकास है और न ही ये कोई पुस्तकों में है, न ही कहीं और मिलता है और मनुष्य के भीतर ही ये उत्पन्न होता है। विवेकानंद ने अपने संदेश के माध्यम से जनता के में राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण किया। विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन आज भी देश में समाज में सेवा कर रहा है, देश भर में समाज सेवा कर रहा है। देखिए, रामकृष्ण परमहंस के अपने जो गुरु थे, उनके नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और रामकृष्ण मिशन का ये प्रतीक चिन्ह है। अंदर ये जो बतख है, कमल का फूल है और ये जो ऊपर है सांप की, ये बाम्बी के रूप में दिखाई दे रहा है। और अगले जो समाज सुधारक के रूप में नाम आता है वो है एनी बेसेंट का नाम, एनी बेसेंट। कुछ विदेशी संस्थाओं ने भी भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर यहाँ समाज से सेवा के कार्य किए थे। इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत में इस संस्था का विकास श्रीमती एनी बेसेंट ने किया। ये आयरिश मूल की महिला थी और इन्होंने हिंदू धर्म व संस्कृति का अध्ययन किया। वह इससे प्रभावित होकर अपने वस्त्र, भोजन, तौर तरीके सब भारतीय अपना लिए। श्रीमती एनी बेसेंट ने हिंदू तीर्थों की यात्रा की, बनारस में रहकर समाज सुधार के कार्य किए। इन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कि कालांतर में बनारस विश्वविद्यालय में बदल गया। एनी बेसेंट ने भारत में स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए, ये एक आयरलैंड की मूल महिला थी, एनी बेसेंट, और इन्होंने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर एक थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, जो बहुत ही बड़ा समाज सुधार का कार्य किया इन्होंने। और जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की बाद में, बनारस विश्वविद्यालय में, जो अभी BSU चलता है, उसमें ये बदल गया था। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। इससे भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर इन्होंने जो तौर तरीके सारे जो अपना लिए थे भारतीय। वैलेंटाइन सिरोल का कथन एनी बेसेंट के बारे में। वैलेंटाइन सिरोल क्या कहते, जब तक अतिश्रेष्ठ बौद्धिक शक्ति तथा अद्भुत वाक शक्ति से सुसज्जित यूरोपीय भारत जाकर भारतीयों से ये कहे कि उच्चतम ज्ञान की कुंजी यूरोप वालों के पास नहीं बल्कि तुम्हारे पास है, तथा तुम्हारे देवता, तुम्हारे दर्शन, तुम्हारी नैतिकता की साया यूरोप वालों में नहीं सू सकते। और तब तक यदि भारतवासी हमारी यानी यूरोपीय सभ्यता से मुंह मोड़ लें तो ये आश्चर्य की बात होगी। देखिए, ये वैलेंटाइन सिरोल का कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कहा कि जब तक भारतीयों के अंदर देखो इतनी अच्छाइयाँ हैं,
तो यूरोपीय संस्कृति इनके आगे तो कुछ नहीं है, इनका कहना ये था। आगे राजस्थान के समाज सुधारक, राजस्थान में जो जो समाज सुधारक हुए उनके बारे में। राजस्थान में भी उस समय वैचारिक परिवर्तनों की शुरुआत हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान के करौली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर आदि स्थानों की यात्रा की तथा विवेकानंद ने अलवर में प्रवास किया। वह खेतड़ी महाराजा से उनके अच्छे संबंध थे। इन महापुरुषों के विचारों का प्रभाव राजस्थान में भी पड़ा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में जयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कराई। आर्य समाज से प्रभावित होकर यहाँ कई समाज सुधारक हुए। देखिए, जो स्वामी विवेकानंद जिस प्रकार से अलवर और खेतड़ी आए थे, और इन महापुरुषों के विचारों से राजस्थान में जो प्रभाव पड़ा, उसमें दयानंद सरस्वती जो 1883 की बात है, उदयपुर में एक परोपकारिणी सभा की स्थापना करवाई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और इनसे प्रभावित होकर कई लोग समाज सुधारक कार्य में जुड़ गए थे। और भारत में जिस प्रकार से समाज सुधारकों का नाम आता है, उसमें प्रथम नाम लिया जाता है गोविंद गुरु का। गोविंद गुरु का एक मित्रों गोविंद गिरी है, एक गोविंद गुरु है। उन दिनों राजस्थान में कई इलाकों में सामाजिक परिवर्तन की बात रही। देखिए, गोविंद गिरी भी इनको ही कहते हैं और गोविंद गुरु भी इनको ही कहते हैं। एक तो है गोविंद गुरु, एक है गुरु गोविंद, दोनों अलग अलग, गुरु गोविंद, और एक है गोविंद गुरु। गुरु गोविंद तो सिख समाज से, सिख संप्रदाय से इनका संबंध है, और गुरु गोविंद, गोविंद गुरु का संबंध है राजस्थान के समाज सुधारक है। बंजारा परिवार में बांसिया गांव डूंगरपुर में जन्मे गोविंद गुरु ने जनजाति वर्ग के लोगों में समाज सुधार का कार्य किया। ये बंजारा परिवार में इन्होंने जन्म लिया था और डूंगरपुर के बांसिया गांव में इनका जन्म हुआ था, और जनजातीय समाज में सुधार लाने का प्रयास शुरू किया था इन्होंने, क्योंकि उस समय जो SC/ST जो वर्ग हुआ करता था, जो जनजातीय समाज हुआ करता था, उसमें बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त थी, आज भी है। इन्होंने बहुत प्रयास किया था, वे इस वर्ग को संगठित करना चाहते थे। गोविंद गुरु ने 1883 में संप सभा की स्थापना की। देखिए, गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की। वे अंधविश्वासों को दूर कर अपने आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहते थे। जनजातियों को शराब पीने से रोकना, चोरी, लूटपाट जैसे कार्यों से दूर रखना अथवा विद्यालय खोलने जैसे कार्यों में उनकी प्राथमिकता में थे। जो ऐसे कार्य थे जिनसे समाज को शिक्षित किया जा सके, और उनमें इन्होंने प्राथमिक रूप से कार्य किया।